देखिए, पिछली क्लास में हमने बेंथम का जीवन परिचय और उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। अभी हमको देखना है कि बेंथम ने जो सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार इनका योगदान क्या-क्या रहा है। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखिएगा आप क्या है, ठीक है? बेंथम के जीवन का प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन भेदभाव विधि पद्धति में सुधार लाना था और उसे आधिकारिक समाज उपयोगी बनाना था। विधि क्षेत्र में बेंथम के योगदान को आप जो व्यक्त कर सकते हो, इस पॉइंट के अनुसार पे कर सकते हो। पहले पॉइंट में देखिएगा कि जो बेंथम है, बेंथम नैतिक दार्शनिक के रूप में थे, ठीक है? बेंथम ने मानव प्रकृति को सुख दुख नाम के दो तत्वों के अधीन मानव मानते हुए कहा था कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, यह केवल सुख दुख के आधार पर ही निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार मानवीय आचरण पूर्णतः सुख दुख की अनुभूति पर आधारित रहता है। इस प्रकार बेंथम उपयोगिता को ही नैतिक और मानवीय जीवन का आधार मानते थे, ठीक है? दूसरे पॉइंट में आप देखिएगा, जो ये सामाजिक विचारधारक के रूप में उन्होंने जो अपना सिद्धांत का योगदान दिया है कि जो बेंथम ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए कहा कि मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ठीक है? मनुष्य को जो प्राप्त हुआ है अधिकार, वो प्राकृतिक अधिकार नहीं है, अपितु विधि द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार हैं। बेंथम का कहना था कि लोग राज्य के कानूनों और आदेशों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि वे किसी पूर्ववर्ती समझौते पर आधारित होते हैं, वरन इसलिए मानते हैं क्योंकि वे उनके लिए लाभकारी और सुखवर्धक होते हैं, ठीक है? तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि वो एक समाजशास्त्री के रूप में अपना योगदान दिए कि बेंथम ने तत्कालिक विधि के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करते हुए विधियों को वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की, जो मूलतः उपयोगितावाद पर आधारित थी। उन्होंने विधि के संहिताकरण पर जोर दिया था। उन्होंने विधि शास्त्र को राजनीति से अलग रखे जाने पर बल दिया था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो अपराध के लिए जो दंड है ना? दंड के लिए 4 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए कहा था कि पहला है जो अपराध का स्वरूप और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया था। दूसरे में बताया कि अपराध कारित होने की क्या परिस्थितियां हो सकती, ये बताया था। फिर अपराध कारित करने का अपराधी का उद्देश्य क्या होता है, ये बताया था। और अपराध से व्यतीत व्यक्ति को हुई हानि के बारे में बताया था। तो बेंथम ने ये कहा था कि दंड की कठोरता के बजाय निश्चितता होनी चाहिए, यानी कि दंड कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, ताकि वह लोगों के लिए चेतावनी का कार्य कर सके, ठीक है? तो ये आपका बेंथम का योगदान है, जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट में देखिएगा कि जॉन ऑस्टिन के बारे में। जॉन ऑस्टिन का जीवन परिचय जान लेते हैं कि क्या है। जॉन ऑस्टिन है 1719 से 1859 तक के, ठीक है? इनका जन्म हुआ था 1719 में। ये 16 वर्ष की आयु में क्या हुए, सेना में भर्ती हो गए थे। 5 से 6 वर्ष काम करने के बाद इन्होंने कानून का अध्ययन किया था और इन्होंने वकालत भी की थी, जो ठीक ठाक नहीं चली थी, ठीक है? उसके बाद वकालत के बाद में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में काम किया था और विधि शास्त्र का इन्हें चेयरमैन बना दिया गया था। और जर्मन में रोमन विधि का 2 वर्ष का गहन अध्ययन किया था। और इनके जो बुक्स हैं वो है आपका लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ 1863। नेक्स्ट है आपका द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है? ये इनके 2 बुक्स हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, ये जो हैं किस विधि शास्त्र के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, आंग्ल विधि के, ये याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। इनका जो सिद्धांत है वो है आदेश या आदेशात्मक सिद्धांत, जिसको इम्परेटिव थ्योरी या पॉजिटिव थ्योरी लॉ के नाम से भी जाना जाता है और कमांड थ्योरी के नाम से भी जाता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं लामबंदी सिद्धांत, सुस्पष्ट विधि का सिद्धांत और आदेशात्मक सिद्धांत, ठीक है? तो ये सिद्धांत को आप याद रखिएगा, कोई भी रूप से आए। ये सिद्धांत आपका ऑस्टिन ने दिया था, क्लियर? तो ऑस्टिन के सिद्धांत को आप जानते हो कि क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि
विधि संप्रभु का समादेश है। ठीक है, ये सिद्धांत था उनके विचार से। अब देखिएगा, ऑस्टिन ने विधि का विभाजन किया था दो भागों में। पहला, ये विधि को इस रूप से रखते हैं कि विधि जिसको उचित रूप से विधि कहा जा सकता है, और दूसरा ये था कि विधि जिसको अनुचित रूप से विधि कहा जा सकता है। तो जिसको उचित रूप से विधि कहा जा सकता है उसमें क्या बताए थे कि बाध्यता की शक्ति होती है, और जिसको अनुचित रूप से विधि कहा गया था या बताया गया था उसमें बाध्यता जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये देखिएगा कि विधि जिसको उचित रूप से विधि कहा जाता है, इनके अनुसार ये था कि जिस कानून में बाध्यता की शक्ति होगी वह उचित तौर पर विधि की श्रेणी में आएगा, जिसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो ये है कि ईश्वर द्वारा निर्मित कानून, जिसमें मृत्यु, जीवन, धूप, रोशनी, वर्षा, प्रकृति इत्यादि आती है, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि जो मानव द्वारा निर्मित कानून है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित कानून में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून। तो राज्य और सरकार जो कानून बनाते हैं, जो एक राजनीतिक रूप में, राजनीतिक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में के द्वारा बनाए जाते हैं, अतः ये बोल सकते हो आप कि राज्य व सरकार द्वारा बनाए गए कानून इस श्रेणी में आते हैं, जिसको उचित रूप से विधि कहा जा सकता है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका विधि जिसको अनुचित रूप से विधि कहा जा सकता है। इसको आपको ये समझना है कि इस श्रेणी में वे कानून आते हैं जिनके पीछे बाध्यता जरूरी नहीं है, अर्थात वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक श्रेणी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, जैसे संकेत नियम, फैशन विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, प्राकृतिक विधि विज्ञान। ये सारे क्या हैं, आपके अनुचित रूप से विधि के अंतर्गत में ये कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑस्टिन के अनुसार क्या था कि विधि संप्रभु द्वारा निर्मित होती है, ये ऐसा कहा था उन्होंने। दूसरे में बताया था कि विधि का आधार ऐतिहासिक अथवा नैतिक नहीं होता है। ठीक है, तीसरे में ये बताया था कि विधि का जो प्रवर्तन है उसके पीछे क्या होती है, शास्ति होती है। दंड के बिना आप विधि को प्रवर्तित नहीं करा सकते। फिर विधि क्या है, आदेशात्मक होती है, आदेश के रूप में होती है, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, और अगर नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। उसके बाद विधि यथावत एज इट इज, ठीक है, एज इट इज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, उसमें उनका कोई संबंध नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी लोग विधि के अधीन रहते हैं, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अब आप ये देखिएगा जो विधि के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, अपना जो सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत में आपको ये 3 पॉइंट ही देखने हैं, और 3 पॉइंट ही हैं। ठीक है, जिसमें संप्रभु, समादेश और शास्त्री 3 मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संप्रभु है, संप्रभु से मतलब क्या है, एक समाज में जब एक निश्चित राजनैतिक श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरे किसी आदमी की बात को मानने की स्थिति में नहीं होता, वह अपनी बात को दूसरे से मनवाने की स्थिति में होता है, तो उस समाज में वह आदमी संप्रभु या सर्वोच्च माना जाता है। अतः एक राज्य के ऊपर किसी प्रकार से अन्य नियंत्रण का न होना उसे संप्रभु की श्रेणी में लाता है। संप्रभु के लिए क्या, 2 गुण की आवश्यकता होती है। पहला, उसे ऐसा होना चाहिए जो उसकी बराबरी के या उससे अपने से ऊंचे किसी दूसरे शक्ति की आज्ञा का पालन करवाने वाला न हो। ये संप्रभु का पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरे में देखिएगा कि उसे ऐसा होना चाहिए, किसे, ठीक है, उसे ऐसा होना चाहिए कि प्रजा अपने आप ही आदत के रूप में उसकी आज्ञा का पालन करने वाली होना चाहिए। सॉवरेन के बारे में बोल रहे, ठीक है, ये संप्रभु के बारे में है। दूसरा ये देखिएगा, इसमें बताते हैं कि संप्रभुता के बारे में। ठीक है, संप्रभु, यहाँ पे संप्रभुता है, संप्रभु, और इसी का दूसरा पॉइंट है आपका आदेश। कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, आदेश क्या समझ में आएगा इसमें कि ऑस्टिन के अनुसार कानून प्रभु सत्तावान का आदेश है, यानी कि संप्रभु सॉवरेनिटी जो होती है वो आदेश देती है। इसका तात्पर्य यह है कि आचरण के उस नियम से है जो किसी सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा सामान्य व्यक्तियों पर लागू किया जाता है, ताकि वे उस नियम के अनुसार आवश्यक रूप से कार्य कर सकें।
या कार्य करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है इसमें कि विधि के अस्तित्व के लिए संप्रभु का अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है, इसके अंतर्गत में देखिए कि कानून का आधार उसकी मान्यता प्रभुत्व सत्तावान की शक्ति में निहित है। कानून एक ऐसा आदेश है जो व्यक्ति को विशिष्ट कार्यों के को करने के लिए बाध्य करता है, जैसे देश में शांति कायम रखना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। और अतः विधि के अस्तित्व के लिए प्रभु सत्तावान का अस्तित्व अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है, इसके अंतर्गत में नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पॉइंट में कि संप्रभु के लिए तथ्य सीमाएं संभव है, कि विधि का ये स्रोत है, विधि का स्रोत ये मानते हैं, उसकी शक्ति असीमित होती है। अतः संप्रभु की विधितः सीमाएं नहीं होती हैं, परंतु तथ्यतः सीमाएं संभव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि संप्रभुता के लिए एक उचित संख्या वाला निश्चित समाज व एक संप्रभु जरूरी है। तो संप्रभुता को परिभाषित करते समय ऑस्टिन इन बातों का ध्यान रखते हैं कि इसके लिए एक उचित संख्या वाला निश्चित समाज तथा एक संप्रभु होना चाहिए, जिसका पालन समाज के लोग करते हैं तथा जो स्वयं उसका विषय नहीं है। ठीक है, और संप्रभुता की जो 3 विशेषताएं इन्होंने बताई है वो है अविभाज्यता, असीमितता और अपरिहार्यता। ये 3 चीजों को उन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा है कि संप्रभु की विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके लिए क्या है कि ये अगर विशेषताएं होंगी और अगर ये किसी में संपन्न होगा या निहित होगा तो संप्रभुता प्रत्येक राज्य के लिए ये अनिवार्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संप्रभुता के बारे में पढ़े हम, तो ये पहला पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा समादेश के बारे में क्या बोलते हैं। तो समादेश क्या है? विधि राज्य के द्वारा जारी किया गया आदेश है। यह आदेश या तो सांविधिक विधियों के रूप में दिखाई देता है और या फिर पूर्वोक्तियों के रूप में। ऑस्टिन ने समादेश के संबंध में नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला ये है कि कमांड का अर्थ मस्ट या शैल होता है। मस्ट और या शैल इंग्लिश वर्ड है, मे आउट शैल। ठीक है, ऑस्टिन के अनुसार कमांड का अर्थ मस्ट या शैल होता है, मे या आउट नहीं। ठीक है, मे या आउट नहीं होता है, मस्ट और शैल होता है। अर्थात समादेश की विशेषता उसके पालन किए जाने की बाध्यता में है। इस प्रकार आदेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा के किसी कार्य को करने की या न करने की आकांक्षा हो। प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य में सरकार कानून के सहारे लोगों को उन कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है जिसके लिए उस राज्य का अस्तित्व आवश्यक है, जैसे देश में शांति कायम रखना, बाहरी आक्रमण की सुरक्षा इत्यादि। जब राज्य इन कार्यों का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेता है तो उसे इन आदेशों के लिए या उद्देश्यों के लिए स्वयं नियमों को जारी करना पड़ता है। ये नियम आदेशात्मक कानून कहे जाते हैं। इस प्रकार समादेश की विशेषता उसके पालन किए जाने की बाध्यता में है। ठीक है, कमांड का अर्थ क्या होगा? मस्ट या सेल, न कि मे या आउट। ओके, उसके बाद देखिएगा समादेश 2 प्रकार के कहे हैं इन्होंने कि आदेश 2 प्रकार का हो सकता है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य आदेश वे होते हैं सामान्य एंड विशेष। ठीक है, तो सामान्य और विशेष के बारे में ये बोलते हैं कि सामान्य आदेश वे हैं जो सभी व्यक्तियों पर सभी समयों में समान रूप से जारी होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि वह निलंबित या समाप्त नहीं कर दिया जाए। सामान्य आदेश सुस्पष्ट विधि या पॉजिटिव लॉ के रूप में हो सकता है। विशिष्ट आदेश वह आदेश है जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सभी समयों के लिए अथवा सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समयों के लिए जारी किया जाता है। यह प्रशासनिक विधि के रूप में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा आदेश। आदेश के बारे में ये क्या है कि आदेश अहित कर्तव्य शब्द अविभाजित है। ये समादेश के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं।
इसके अंतर्गत यानी कि आदेश के अंतर्गत में जो तत्व मौजूद होना चाहिए वो अविभाज्य है। पहला बोलता है आदेश एक विवेकशील व्यक्ति की इच्छा इसके अनुसार कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, अर्थात इच्छा की प्रत्यक्ष रूपेण अभिव्यक्ति। और दूसरा अहित या दंड। ठीक है, यदि द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति की इच्छा का अनुपालन नहीं करता तो द्वितीय व्यक्ति को अहित या दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है इसमें कर्तव्य, जो बोल रहा है कि प्रथम व्यक्ति की इच्छाओं की शब्दों तथा संकेतों में अभिव्यक्ति क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि सभी समादेश विधि नहीं होते। ऑस्टिन के अनुसार सभी समादेश विधि नहीं होती, केवल राजनीतिक प्रवर संप्रभु यानी कि पॉलिटिकल सुपरविजन सॉवरिन द्वारा प्रदत्त समादेशी विधि होती है। जैसे दरवाजा बंद कर दो, खाना बना दो आदि नौकर को दिया गया आदेश, अथवा परेड ग्राउंड में परेड हेतु दिया गया आदेश, सेना में दिया गया आदेश कानून नहीं है, क्योंकि वे संप्रभु के आदेश नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समादेश के कर्तव्य और अनुशास्ति सन्निहित है। ऑस्टिन के अनुसार समादेश कर्तव्य और अनुशास्ति अविच्छिन्न रूप से परस्पर क्या है, एक दूसरे से बद्ध होती है, प्रत्येक दूसरे की कल्पना कराता है और वे सब मिलकर विधि के नक्शे को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है कुछ विधियां समादेश नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार 3 प्रकार की विधियां समादेश नहीं होती है, घोषणात्मक विधियां, विधियों को निरस्त करने वाली विधियां और अपूर्ण बाध्यता वाली विधियां। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा शास्त्री, ये पॉइंट। ठीक है, शास्त्री तो शास्त्री के बारे में ये है कि इसका अर्थ आदेश के अपालन की अवस्था में दंडादेश। ठीक है, ऑस्टिन ने अपने आदेशात्मक विधि सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि संप्रभुताधारी के आदेश मात्र ही कानून का रूप धारण नहीं कर लेते जब तक कि उनके पीछे कोई शास्त्री ना हो। ऐसा आदेश सही अर्थ में कानून नहीं कहे जा सकते जिसका अनुपालन न किए जाने पर या जिसका उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था न हो। स्पष्ट है कि केवल आदेश ही कानून का निर्माण नहीं कर सकता। इस आदेश के पीछे एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो आदेश को न मानने वाले लोगों को दंड दे सके। जब आदेश के साथ शास्त्री जुड़ जाती है तो उसे सुस्पष्ट विधि या पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्टिन के सिद्धांत के आधार स्तंभ के बारे में। अब देखिएगा कि इनके जो सिद्धांत है, ठीक है, पॉजिटिव लॉ, उसके अंतर्गत में इन्होंने जो सिद्धांत कहे हैं उनके अनेक विधि शास्त्रों ने किस प्रकार से आलोचनाएं की हैं। ठीक है, तो आलोचना में देखिएगा कि ये बहुत उच्च कोटि के विधि शास्त्री या विधि वेत्ता माने जाते थे ना, परंतु कोई भी एक सोच होती है उसकी क्या है, आलोचना कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप में की जा सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो इसमें इनकी कमियां ये हैं कि पहला ये बताते हैं कि प्रभुसत्तावान कानून का स्रोत नहीं है। तो जो आलोचक है उन्होंने ये कहा कि ऑस्टिन ने कानून का स्रोत प्रभुसत्तावान को माना। इस पर कई विधिवेत्ताओं ने अपनी आपत्ति उठाई और कहा कि आदेशात्मक विधि का सिद्धांत आदिम समुदाय के प्रति लागू नहीं होता, क्योंकि विधि प्रत्येक समय में संप्रभु से संबंध नहीं रखती। विधि का अस्तित्व राजनीतिक प्राधिकारी के अस्तित्व से क्या पहले का है तथा वह स्वयं में स्वतंत्र है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि कानून प्रभु सत्तावान की आज्ञा है। ठीक है, वैसे ही सावंत ने, सेविनी ने, बाइस ने और बकलैंड ने भी कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं कि समादेश सिद्धांत अमान्य है। तो कई विधि वेत्ता समादेश की धारणा के विधि पर लागू होने को अस्वीकार करते हैं। जैसे डेनियन स्वैक ने कहा था कि संपूर्ण नागरिक विधि आज्ञात्मक नहीं होती। विधि का आज्ञात्मक होना ही एकमात्र गुण नहीं है, विधि बिना अनुशास्त्र के भी कायम रह सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि आदेशात्मक सिद्धांत कृत्रिम है। तो
अनेक विधि वेत्ताओं द्वारा ऑस्टिन के जो आदेशात्मक विधि सिद्धांत को कृत्रिम या आर्टिफिशियल निरूपित किया, क्योंकि इस सिद्धांत से यह आभास मिलता है कि संप्रभु अर्थात शासक समाज के ऊपर और उससे पृथक के रूप में स्थित है और अपने मनमाने समादेश देता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट में बताता है कि विधि पालन हेतु अनुशास्त्री एकमात्र साधन नहीं है। तो ऑस्टिन के अनुसार ये एकमात्र अनुशास्त्री ही है जो मनुष्य को विधि के पालन के लिए प्रेरित करती है। ऑस्टिन का यह तर्क उचित नहीं है, जिसमें गुडहट का कहना है कि समादेश पालन के लिए अनुशास्त्री का होना जरूरी नहीं है। बहुत से व्यक्ति अनुशास्त्री या का ख्याल रखे बिना भी उसका पालन करते हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कानून क्यों बदलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, विधि व नैतिक आचारों के संबंध पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया गया और कोई संबंध नहीं है, किंतु यह सही प्रस्थापना नहीं है। विधि स्वेच्छापूर्ण समादेश नहीं है जैसा कि ऑस्टिन द्वारा कल्पना की गई, अपितु यह एक कायिक प्रकृति का विकास है। ठीक है, ये आलोचकों का कहना है। नेक्स्ट में देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि की श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, तो ऑस्टिन ने अंतरराष्ट्रीय विधि को सम्मान संबंधी विधि तथा फैशन संबंधी विधि के साथ सुस्पष्ट नैतिक यानी कि पॉजिटिव मोरालिटी के अंतर्गत रखा, क्योंकि उसमें अनुशास्त्री की बाध्यता नहीं होती है। वैसे ही उन्होंने, इनके जो आलोचक है, उन्होंने ये कहा था कि विनोग्रेफोडो, ठीक है, ने कहा था कि विधि का मुख्य तत्व अनुशास्त्री है, जिसका अंतरराष्ट्रीय विधि में अभाव होते हुए भी उसे वैधता प्राप्त है, परंतु ऑस्टिन के अनुसार उसे विधि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यह उचित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि विशेषाधिकार प्रदान करने वाली विधि विधि नहीं है। वह विधि जो विशुद्ध रूप से अनुज्ञात्मक स्वरूप परमिसिव नेचर की है और केवल विशेषाधिकार प्रदत्त करती है, जैसे विल्स एक्ट जो वसीयत दस्तावेज के लेखन की रीति अधिकथित करता है, जिससे कि इसका विधिक प्रभाव हो सके, ऑस्टिन की विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। इसी प्रकार प्रक्रिया विधि भी ऑस्टिन की विधि की परिभाषा में नहीं आती, परंतु ये बात गलत है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप कि न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि को कोई स्थान नहीं दिया गया और कन्वेंशन विधि नहीं लाई गई और प्राइवेट विधियों द्वारा बनाए गए नियम विधि में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि को कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि अपने कार्य के अनुक्रम में न्यायाधीश विधि बनाते हैं। आधुनिक काल में कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं करेगा कि न्यायाधीश सृजनात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव कार्य करते हैं, परंतु ऑस्टिन की विधि की परिभाषा न्यायाधीश निर्मित विधि को सम्मिलित नहीं करती, ये उचित नहीं है, ये आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद कन्वेंशन विधि नहीं है, बोलते हैं कि संविधान के कन्वेंशन जो अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार विधि नहीं कहलाए गए, यद्यपि वे विधि हैं और विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। ठीक है, और लास्ट में ये बोलते हैं कि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाए गए नियम विधि में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सम्मिलित हैं, एक अनुचित विस्तार है, क्योंकि उनकी प्रकृति बड़ी अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इनका जो इनकी जो आलोचना की गई है ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो उचित और अनुचित हैं, परंतु उचित और अनुचित के आधार पे जो उचित है उनके अनुसार यहाँ पे योगदान को देखा जाएगा कि उनका जो सिद्धांत है, ऑस्टिन का जो सिद्धांत है, उसका प्रभाव क्या था और योगदान क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट में देखिएगा कि विधि चिंतन प्रारंभ हो गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही इन्होंने सिद्धांत दिया तो क्या होने लगा कि विधि का कालचक्र और जो चिंतन था वो बदल गया। ऑस्टिन ने अपने अनेक प्रतिपादनों को अंग्रेजी विधि से निकाला, जैसे कि विधि उसके काल में यह थी। विधि के संबंध में नवीन चिंतन के युग का आरंभ करने का श्रेय ऑस्टिन को जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में देखिएगा, सुस्पष्टता को बढ़ावा दिया गया। ऑस्टिन ने ऐसे अनेक मिथ्या धारणाओं यानी कि फॉल्स नोशन को समाप्त कर दिया,
जिन्होंने विधि और विधिक पदों को वास्तविक अर्थ को धूमिल कर दिया था। उनका कहना था कि पॉजिटिव लॉ की प्रकृति पर विचार करते समय मस्तिष्क से नीति शास्त्र संबंधी सभी धारणाओं को निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट में देखिएगा, स्पष्ट स्वरूप सामने रखा गया था। पैटर्न के अनुसार ऑस्टिन के विधि संबंधी जटिलताओं का समाधान कारक हल निकालकर उसमें स्पष्टता व सरलता ला दी गई थी, और उनके प्रभाव की ओर संकेत करते हुए एलन ने लिखा था कि उनके सिद्धांत का आकर्षक उनकी सरलता व निरंतरता में है। ठीक है। उसके बाद राज्य से संबंध स्थापित करवाए थे उन्होंने, कि राज्य को विधि का वास्तविक स्रोत बताया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, रीति आंग्ल विधि शास्त्र की विशेषता बताई थी उन्होंने। अपनी सरलता व प्रतिपादन की स्पष्टता के कारण ऑस्टिन के सिद्धांत का प्रभाव आंग्ल विचारधारा पर अत्यधिक पड़ा। इसलिए ग्रे ने यह कहा था कि यद्यपि ऑस्टिनीय विचार रखने में कि विधि सर्वदा राज्य से उद्भूत होती है, वस्तु स्थिति के बहुत दूर चला गया था, तो भी उसके निरूपण करके विधि शास्त्र को बड़ा लाभ पहुंचाया कि विधि राज्य की कृपा होती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ग्रे के द्वारा कहा गया था। उसके बाद सिद्धांत का प्रभाव को देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे सिद्धांत का यूरोप में कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं हुआ था, और विशेष रूप से जर्मनी में हुआ था। ठीक है। परंतु गत वर्षों में यूरोप के विधि शास्त्रियों का ऑस्टिन की ओर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान गया, और ऑस्टिन को उनका सम्मान भी प्राप्त हुआ। जर्मन लोगों ने भी ऑस्टिन के विचार को स्वीकार किया था। लास्ट देखिएगा, परवर्ती विधि शास्त्रियों ने उसके सिद्धांत को उत्पन्न किया था। तो यहाँ पे क्या किया था कि इस सिद्धांत में सुधार हुआ, और उन्होंने एक अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक व तर्कपूर्ण आधार प्रदान किया था। यद्यपि जो हॉलैंड थे, मार्कबी सामन, ठीक है, आदि ने ऑस्टिन के सिद्धांत का समर्थन किया, फिर भी क्या किया, उनके सिद्धांत में बाद में हेरफार अवश्य किया था। ठीक है। तो यहाँ पे होता है योगदान खत्म।